नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी के बच्चों हम वन शॉट की क्लास आज हम करा रहे हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम से। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, यही मेरी जो कंप्लीट आप क्लास देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 90 से 95% पेपर आपका इसी क्लास से आपका कवर हो जाएगा। हो सकता है कि पूरा का पूरा 100% पेपर भी आपका कवर हो सकता है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर देख के जाएंगे। ये बच्चों जो है पिछले 3 वर्षों के यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित का पेपर कराती हैं, उन सभी पेपरों को बच्चों मैंने एनालाइज किया है। चाहे आपका बलिया विश्वविद्यालय हो, फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय चाहे हो, पीएमजी क्यूपी हो, सीसीएसयू हो, या फिर राज्यो भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज हो। तो जितने भी विश्वविद्यालय आपका लिखित का पेपर कराती हैं, सभी पेपरों को मैंने एनालाइज किया है और उसी के आधार पर बच्चों ये हम वन शॉट की क्लास करा रहे हैं। साथ में इसके सिलेबस के भी मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किया है। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। इसी से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका जो है बन के आएगा। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर अटेंड करेंगे। मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने इसी प्रकार से सभी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं बीए के समस्त, चाहे हिंदी का हो, फिर पॉलिटिकल साइंस का हो, फिर ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, सभी की क्लासें मैंने वन शॉट के बच्चों जो है करा रहा हूँ। कुछ आधे से ज़्यादा हमारे सब्जेक्ट कवर भी हो चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हों, उसके अकॉर्डिंग जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चैप्टर्स क्लासेस देख सकते हैं, मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, वन शॉट की क्लास भी जो है देख सकते हैं। ये जो है बच्चों बीए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के ये बच्चों जो है वन शॉट की क्लास हम करा रहे हैं। इसकी मैंने जो चैप्टर्स क्लासें भी स्टार्ट की हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो चैप्टर्स क्लासें मैंने करा दिया है। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हैं, या फिर यही जो है आप कंप्लीट वीडियो देखकर अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो ऑब्टेन कर सकते हो। पेपर बच्चों ज्योग्राफी का है, इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी। पेपर का आपका नेम है, यूपी के समस्त विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम ही है और ह्यूमन जियोग्राफी ही आपको पढ़ना है, मानव भूगोल ही आपको पढ़ना है। पेपर बच्चों इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा इसका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। पेपर बच्चों आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। अब बच्चों जो है इसमें टोटल 10 आपके क्वेश्चन हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में इसमें 5 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, जिससे कि पेपर का नाम ही है ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है बच्चों। तो ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर बनेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका जो है विषय क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसके विषय वस्तु, इसकी अवधारणा। तो इस तरह से बच्चों जो है इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफी से संबंधित जो भी समस्त क्वेश्चन है, इससे बच्चों कम से कम जो है 15 से आप 20 नंबर लिख के रख लीजिए कि आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो मानव भूगोल का अर्थ यहाँ से समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रुको और जो है जाओ निश्चयवाद क्या है, इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मानव भूगोल क्या है इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% जो है बनेगा। तो मानव भूगोल के हम बच्चों अर्थ की बात करें तो मानव भूगोल भूगोल की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत या फिर इसके अंतर्गत मानव तथा उसके वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो है मानव भूगोल बच्चों क्या है, मानव भूगोल में हम मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है, ठीक है, उसी का हम अध्ययन करते हैं। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। तो हम विभिन्न विद्वानों के माध्यम से इसकी परिभाषा आप लोग के समक्ष रख रहे हैं। जैसे कि पहली परिभाषा है सर डेविस महोदय लिखे हैं। ये कहते हैं कि मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का ही नहीं वरन पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी इसमें अध्ययन जो है किया जाता है। मतलब जो है ये डेविस महोदय लिखते हैं, कहते हैं कि भैया मानव भूगोल में हम प्राकृतिक जो वातावरण है, मानवीय जो क्रियाएं हैं, इनका तो अध्ययन हम करते ही हैं, उसके साथ साथ पृथ्वी तल के जो क्षेत्र हैं उसका भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि सल्सवर्थ जो कि हार्टिंगस्टन महोदय लिखते हैं। ये कहते हैं कि मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं, गुणों के पारस्पर संबंधों के वितरण, स्वरूप का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। भैया सभी की परिभाषा भले ही थोड़ी अलग अलग हो, लेकिन सभी का कहने मतलब वही है कि मानव भूगोल में हम मानव तथा पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है उसी का इसमें हम अध्ययन करते हैं। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। अगली परिभाषा बच्चों रिडजल महोदय लिखे हैं। ये कहते हैं कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित है, ठीक है, या फिर संबंध है उससे, और जो भौतिक दशाओं का योग है, ठीक है। मतलब इनका कहना मतलब इनका भी वही भैया कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल में जो है वातावरण से संबंधित मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं।
अगली परिभाषा बच्चों यहाँ से ब्लास महोदय लिखे हैं। ये कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य या फिर मानव के मध्य अंतर संबंधों के विषय से संबंधित है। इसी को हम जो है मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से और भी समझ लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। अब यहाँ से जर्मन भूगोलवेत्ता जो कि फ्रेडरिक रटजल को मानव भूगोल का जनक जो कहा जाता है। अब बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का बच्चों जो जनक कहा जाता है फ्रेडरिक रटजल जी को बच्चों जो है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनकी बच्चों एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसमें इन्होंने जो है मानव भूगोल का जो है इसमें जो है इसके बारे में जो है बताया है। यहाँ से बच्चों रटजल महोदय के अनुसार इसकी परिभाषा देख लीजिए मानव भूगोल की। तो ये जो है इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए लिखे हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह पर मनुष्य की जो क्रियाकलाप होती है, जिसमें मनुष्य का आवास होता है, उसका विस्तार होता है, मनुष्य का जीवन होता है, मनुष्य कैसे विकास करता है, डेवलप करता है, और उसका जो सामाजिक आर्थिक जो क्रियाकलाप है, इन सभी का बच्चों अध्ययन किया जाता है। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। और भी कुछ बच्चों परिभाषाएं हैं, हम लोग को समझ रखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ से हंटिंगटन महोदय की परिभाषा मैंने करा दी थी, लेकिन फिर से देख लीजिए। यहाँ से मानव भूगोल बच्चों भौगोलिक वातावरण, मानव कार्यकलाप और गुणों के संबंध में स्वरूप और वितरण का अध्ययन है। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। यहाँ से जीन ब्रोन्स की परिभाषा भी देख लीजिए। मानव भूगोल बच्चों उन सभी तत्वों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित हैं, जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं से छटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर सी परिभाषा जो कि कुमारी सैंपल ने दिया है, इसकी परिभाषा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। तो ये बच्चों कुछ परिभाषाएं थी, लेकिन सभी परिभाषाओं का भैया कहने का मतलब वही है कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल बच्चों, मानव भूगोल मनुष्य और जो पर्यावरण है, ठीक है, इसी के बीच जो अंतर संबंध है, इसी का इसमें हम अध्ययन करते हैं। इसी को हम जो है मानव भूगोल कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मानव भूगोल की शाखाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसकी यहाँ से शाखाएं देख लीजिए। ठीक है, तो मानव भूगोल में बच्चों हम या फिर इसकी जो शाखाएं हैं, तो इसमें आर्थिक भूगोल का भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल भी इसकी शाखा है, जनसंख्या के बारे में भी इसमें हम पढ़ते हैं। और जो है बस्ती भूगोल, ग्रामीण जो है नगरीय जो बस्ती है, तो हम मानव भूगोल में इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका एक क्षेत्र है, फिर इसकी शाखाएं हैं। राजनीतिक भूगोल का भी अध्ययन करते हैं, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और जो है सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये सब क्या है बच्चों मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ से मानव भूगोल के बच्चों प्राकृत को देख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की प्राकृत का भी उल्लेख कीजिए। तो हम बहुत ही विस्तार से बच्चों इस क्वेश्चन को कराएंगे, ताकि इससे बनने वाले कोई भी क्वेश्चन जो है ना छूटे आपके एग्जाम में। इसकी प्राकृत बच्चों देख लीजिए। तो मानव भूगोल बच्चों एक सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय समाज और उसके परिवेश के बीच अंतर क्रिया का अध्ययन जो है करता है। ठीक है, इसकी प्राकृत है। और इसकी जो प्राकृत बच्चों परिवर्तनशील है, क्योंकि मनुष्य और उसका जो वातावरण है दोनों में निरंतर क्या होता है बच्चों, चेंजेस आता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो इसकी प्राकृत बच्चों कैसी है, परिवर्तनशील है। इसमें आए दिन जो है चेंजेस, आए दिन परिवर्तन जो होता रहता है। उसके बाद मानव भूगोल बच्चों ना तो केवल भौतिक भूगोल है, ना ही जो है केवल मानव भूगोल है, बल्कि दोनों के बीच की कड़ी इसको माना जाता है। और इसमें जो बच्चों मानव के प्राकृतिकरण और प्राकृत के मानकीकरण का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। उसके बाद मानव भूगोल में बच्चों हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है करते हैं, अब इसमें किया जाता है। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। तो ये था बच्चों इसका विषय क्षेत्र। निष्कर्ष में हम कहें तो मानव भूगोल में मनुष्य और उसके पर्यावरण के साथ संपूर्ण धरातल पर होने वाली सभी क्रियाएं, जिसमें जैसे कि मनुष्य बच्चों रहता है, कैसे खान पीन करता है, कैसे जो है जीवन बसर करता है, किस प्रकार के घरों में रहता है, तो इन सभी क्रियाओं का बच्चों इसमें अध्ययन करते हैं। जनसंख्या वगैरह का, कितनी आबादी कहाँ पर रहती है, कहाँ पर घनी आबादी, कहीं पर जो है कम आबादी है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि वगैरह, मकानों के प्रकार, इन सभी चीज़ों का बच्चों इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह भूगोल को मानव के घर की दृष्टि से देखने का प्रयास करता है भूगोल। ठीक है, अब यहाँ से मानव भूगोल के बच्चों विषय वस्तु क्या है और इसका क्षेत्र का भी वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में बनता है।
ठीक है। तो इसका विषय क्षेत्र और इसकी जो है विषय वस्तु देख लीजिए। तो मानव भूगोल बच्चों वह शाखा है जो मानव समाज उसके भौगोलिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है, या भूगोल की वह शाखा है जो मानव गतिविधियों, उसके वितरण और उसके पर्यावरण के प्रभाव का विश्लेषण जो करती है। अब इसकी विषय वस्तु क्या है बच्चों, जैसे कि मानव भूगोल में हम मानव समाज के जो भौगोलिक पहलू हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है, और इसमें बच्चों हम जनसंख्या वितरण, आवास, भाषा, धर्म, संस्कृति, आर्थिक जो गतिविधियाँ होती हैं, राजनीतिक जो संगठन है, ये सब चीज़ों का भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। ये अध्ययन बच्चों जो है करता है कि कैसे जो है मानव अपने पर्यावरण के साथ संबंध बनाते हैं और उसको जो है मनुष्य कैसे प्रभावित करता है। तो इन सभी चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। अब बच्चों इसका हम क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो इसका क्षेत्र मैंने अभी आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ से देख लीजिए जनसंख्या भूगोल। इसमें बच्चों हम जनसंख्या के वितरण, वृद्धि, प्रवास आदि का भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। फिर है सांस्कृतिक भूगोल, इसमें बच्चों भाषा, धर्म, परंपराएं, सांस्कृतिक समूहों का भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। फिर आर्थिक भूगोल, इसमें बच्चों कृषि, उद्योग, व्यापार, आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक विश्लेषण, ये सब चीज़ें इसमें जो हम अध्ययन करते हैं। फिर है राजनीतिक भूगोल, ठीक है, शहरी भूगोल, ठीक है, इस सभी चीज़ों को इसमें अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को उसके स्थान, पर्यावरण के संबंध में समझने का प्रयास जो करता है। तो ये थे क्वेश्चन आपके मानव भूगोल से समझ लेते हैं। अब यहाँ से बच्चों मानव और जो पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसको जरूर आपको देख लेना है। तो मानव समुदाय पर वातावरण जो है बच्चों, जो पर्यावरण है, इसका जो बच्चों गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वातावरण के अनुसार ही जो है जो मनुष्य है अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करता है। जाहिर सी बात बच्चों, मनुष्य जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वातावरण के कारण ही करता है, जो है पर्यावरण के कारण ही मनुष्य अपनी जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करता है, क्योंकि पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे कि पानी, हवा, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, ये पर्यावरण की देन है। तो मनुष्य बिना इनकी जो है कह सकते हो इनका उपयोग किए या फिर इनका जो है यूज किए मनुष्य जो है रह नहीं सकता है, या फिर उसका अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो वातावरण के अनुसार ही वह अपनी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करता है। वातावरण का प्रभाव उसके रहन सहन, विचारों आदि पर जो पड़ता है। वातावरण के साथ ही मनुष्य के स्वयं के विचारों भी जो है उसे प्रभावित जो है करते हैं। ये इसके बीच में बच्चों संबंध है। आप बनाकर भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि वातावरण जो होता है मनुष्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि मौसम में चेंजेस आता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनुष्य को ये प्रभावित करता है, और मनुष्य भी जो है अपनी आवश्यकता के लिए जो पर्यावरण है उसको अपने अनुसार जो है यूज करता है, ठीक है। इसलिए इसके बीच में जो है गहरा संबंध है। अब यहाँ से बच्चों जो कि मानव भूगोल में जो नियतवादी जो विचारधारा है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, या फिर संभववादी विचारधारा क्या है, या फिर नव निश्चयवाद जिसको हम रुको और जाओ जो कि निश्चयवाद कहते हैं, इन तीनों के बारे में हम यहाँ से आपको कराए दे रहे हैं। तो बच्चों जो निश्चयवाद है इसको हम नियतवादी विचारधारा भी कहते हैं, आपको इसमें जो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो नियतवादी बच्चों जो अवधारणा है, जो विचारधारा है, इसका अभिप्राय है कि मानव का विकास उसके भौतिक वातावरण के द्वारा होता है। मतलब ये जो विचारधारा है ये कहते हैं कि मानव का जो विकास हुआ है उसके वातावरण के द्वारा ही होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो वातावरण की जो शक्तियाँ होती है बच्चों, जो प्राकृतिक की जो शक्तियाँ होती, जो पावर होती हैं, ये मनुष्य के रहन सहन, मनुष्य का खान पीन, मनुष्य का वेशभूषा, मनुष्य के आचार विचार, मनुष्य की जो क्रियाएं हैं आदि को जो है ये नियंत्रित करता है, ठीक है। वातावरण की जो शक्तियाँ हैं मनुष्य को नियंत्रित करता है हर तरह से, और वातावरण की शक्तियाँ बच्चों नगण्य हैं और मानव तो उसका केवल दास है। ये जो विचारधारा बच्चों, ये विचारधारा कहती है कि मानव क्या है, इस विचारधारा में पर्यावरण का दास है, ठीक है। और ऐसी विचारधारा वाले विद्वानों को नियतवादी तथा उसकी विचारधारा को नियतवाद के नाम से जो है पुकारा जाता है, ठीक है। मतलब जो ये जो विचारधारा बच्चों कहती है कि जो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, जो वातावरण की जो शक्तियां हैं, ये मनुष्य को नियंत्रित करती हैं, उसको कंट्रोल करती है, और इसमें जो है जो मनुष्य है क्या है, ये प्राकृतिक का दास है, ठीक है, उसका गुलाम है। अब दूसरी जो इसकी विचारधारा है बच्चों संभववाद है, इसको भी समझ लीजिए। संभववाद की विचारधारा का बच्चों प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फेब्रे ने सन 1925 में किया था। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी पर बच्चों विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र हैं, और प्रत्येक प्रकार का जो है वातावरण उस क्षेत्र में मानव के निवास के लिए
तथा मानव के द्वारा साधन उपयोग की कुछ संभावनाएं जो है प्रस्तुत करता है। मतलब जो है इसमें मनुष्य जो स्वतंत्र है, उसके जो है पास वातावरण है, मनुष्य चाहे तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, वातावरण को जो है अपने अनुकूल बनाए, अपना जीवन अच्छे से जो है व्यतीत करे। तो ये संभववाद की जो है इसमें संभावना है। इसमें मनुष्य जो है प्राकृत का दास नहीं है, बल्कि मनुष्य इसमें जो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से जी सकता है, ठीक है, और जो है प्राकृत में जो है बदलाव कर सकता है, ठीक है, उसका प्रयोग कर सकता है। यहां से नीचे भी लिखा हुआ है कि प्राकृतिक वातावरण द्वारा दी गई सभी संभावनाओं को मनुष्य अपनी छाट के अनुसार प्रयोग करके अपनी जीवन व्यवस्था का स्वरूप जो है निश्चित करते हैं। यही संभववाद के सिद्धांत का अर्थ होता है। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि इसमें जो है बच्चों संभावनाएं होती हैं मनुष्य के पास, कि इसमें जो है मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने जो है कह सकते हो विवेक का प्रयोग करके अपनी जो अर्थव्यवस्था है, जो अपनी जीवन पद्धति है, उसको जो है आसानी से जी सकता है। उसके बाद विकल्प है पर्यावरण का जो है उपयोग करके। और भी थोड़ा सा भी इसको हम विस्तार से आपको समझाएंगे बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है संभववाद का। तो संभववाद बच्चों भूगोल का एक सिद्धांत है जो कहता है कि पर्यावरण मानव क्रियाओं के लिए सीमाएं तो निर्धारित करता है, लेकिन जो मानव है, जो मनुष्य है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, अपनी कोई तकनीकी का प्रयोग करे या फिर संसाधनों के माध्यम से पर्यावरण की जो बाधाएं हैं उसको पार कर सकता है। अर्थात पर्यावरण जो पूरी तरह से मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि मानव के पास इसमें बच्चों विकल्प होते हैं, ठीक है, कि वह पर्यावरण के अनुसार अपने जीवन को कैसे जो है ढालता है। इसमें बच्चों विकल्प रहते हैं मनुष्य के पास कि वह पर्यावरण के अनुकूल अपने जीवन को कैसे ढालता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिंचाई तकनीकी का विकास, जैसे कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक रूप से पानी की कमी होती है, वहाँ जो है मानव ने सिंचाई तकनीकी विकसित करके खेती को संभव बनाया। तो ये होता है संभववाद के उदाहरण, ठीक है। मतलब जो है प्राकृत में उसका उपयोग करके आप जो है कोई भी चीज़ जो है संभव कर सकते हो, आपके पास सारी जो है चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है। जैसे कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में नहरों और टेब्बोल के माध्यम से खेती जो है की जाती है, क्योंकि ये संभव नहीं था, लेकिन प्राकृतिक साधन इसमें जो है खुले रहते हैं। आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके आप आसानी से जो है आप जो है प्राकृतिक के अनुकूल जो है इसमें जो है अपना जीवन जो है अच्छा कर सकते हो। अब यहाँ से अगला इसमें बच्चों जो क्वेश्चन था कि नव निश्चयवाद क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा भी गया है, इस पेपर में आपका था। इसको हम बच्चों हम रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जो है जानते हैं, ठीक है। नव निश्चयवाद पूछे या फिर अधिकतर बच्चों आपको रुको और जो है जाओ निश्चयवाद के नाम से ही जो है पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं बच्चों ग्रिफिन टेलर थे। ये जो है निश्चयवाद संभववाद के बीच का जो है मध्य मार्ग है। इसे जो है रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जो है जाना जाता है या फिर इसको कहा जाता है। ये बच्चों जो अवधारणा है, ये बच्चों विचारधारा मानती है कि ना तो प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य को नियंत्रित करती है और ना ही जो है मनुष्य पूरी तरह से जो है विजय प्राप्त कर सकता है। मतलब जो है ये जो विचारधारा है बच्चों, ये जो है संभववाद और जो है प्राकृतवाद के बीच की विचारधारा है निश्चयवाद की, ठीक है। इसमें कहता है इसमें जो मनुष्य है पूरी तरह से ना तो बच्चों प्राकृत के नियंत्रण में है, ना ही जो है मनुष्य प्राकृत पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जो है प्राकृत के नियमों का पालन करके ही उसे अपने अनुकूल जो है बना सकता है। ये बच्चों विचारधारा कहती है कि मनुष्य जो है प्राकृत के जो नियम हैं, ठीक है, उन नियमों का पालन करके अपने जो है अनुकूल प्राकृत को बना सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल की तरह इसको माना जाता है बच्चों। जैसे कि प्राकृत हमें संकेत देती है कि यदि हम लाल बत्ती मतलब जो है प्राकृतिक जो सीमाएं हैं उसका उल्लंघन करेंगे, तो जैसे जो है अंधाधुंध वनों की कटाई करेंगे तो हमें जो है विनाशकारी परिणाम जो है भुगतान होंगे, ठीक है। मतलब जो है यदि हम उल्लंघन करेंगे प्राकृतिक सीमाओं का, पेड़ पौधों को अधिक हम काटेंगे तो हमें जो है विनाशकारी जो परिणाम है हमको जो है भुगतने जो है होंगे, ठीक है। लेकिन जो है पीली और हरी बत्ती के दौरान हम जो है विकास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हरी बत्ती होने पर मनुष्य जो कि ट्रैफिक में जो है जाने की दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम पेड़ पौधे के अनुकूल ही अपने कार्यों को यदि हम करेंगे, प्राकृतिक के अनुकूल ही कार्यों को करेंगे तो अपना हम जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं सुखमय। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन देखिएगा
कि जनसंख्या घनत्व क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको भी समझ लीजिए बच्चों। जनसंख्या घनत्व जो किसी देश, राज्य या क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा बच्चों। और भी यहाँ से लिखा हुआ है इसकी परिभाषा, चाहे तो ये भी परिभाषा देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से इसका सूत्र भी दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व का, कुल जनसंख्या अपान कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अब यहाँ से अति जनसंख्या क्या है बच्चों, ओवर पॉपुलेशन क्या है। ओवर पॉपुलेशन को बच्चों जो है हम जनाधिक्य कहते हैं। ओवर पॉपुलेशन को बच्चों जो है जनाधिक्य कहा जाता है, ठीक है। ये पूछेगा तब भी बच्चों परिभाषा सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन क्या है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह जो है वह स्थित है जब किसी क्षेत्र में संसाधन कौन कौन से, जैसे कि भोजन, पानी, नौकरी, इसकी तुलना में लोगों की जो आबादी है वो अधिक हो जाए, ठीक है। इतनी अधिक हो जाए कि वहां पर पर्याप्त जो है लोगों को खाने पीने की जो है ना मिल पाए चीजें, नौकरी ना मिल पाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को हम अति जनसंख्या कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बांग्लादेश, भारत में कुछ घनी आबादी वाले क्षेत्र, ठीक है। इसके प्रभाव क्या होते हैं, जैसे कि उच्च बेरोजगारी, निर्धनता, संसाधनों की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, आवास की कमी, ये सभी, इसी को हम अति जनसंख्या कहते हैं। जैसे कि आज भारत जो कि जूझ रहा है इसी से। अब यहाँ से अल्प जनसंख्या क्या है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, अंडर पॉपुलेशन, मतलब जो है या वह स्थित होती है जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ के उपलब्ध संसाधनों, मतलब उपलब्ध जो संसाधन है उसका पूर्ण उपयोग करने के लिए बहुत कम होती है। मतलब वहां पर संसाधन तो भैया बहुत है, खाने पीने की चीजें तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, इंसानों की संख्या कम है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को हम बच्चों अल्प जनसंख्या कहेंगे, ठीक है। ऐसी जो स्थिति में यदि जो है जनसंख्या बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय भी जो है बढ़ सकती है, तो ऐसी स्थिति बच्चों अल्प जनसंख्या कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो है, मंगोलिया, ये अल्प जनसंख्या के जो उदाहरण हैं। अब यहाँ से अनुकूलतम जनसंख्या क्या बच्चों, ठीक है, इसको हम इष्टतम जनसंख्या भी कहते हैं। देखो अनुकूलतम जनसंख्या को हम इष्टतम जनसंख्या भी कहते हैं, थोड़ा आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है पर्यायवाची करके भी पूछ सकता है। इष्टतम जनसंख्या, तो अनुकूलतम जनसंख्या जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मान लो 10 लोगों का जो है या फिर 20 लोगों का जो है भोजन है आपके पास में, 20 ही लोग आपके पास हैं, तो ऐसी स्थिति को बच्चों हम अनुकूलतम जनसंख्या कहेंगे। मतलब जितने संसाधन हैं उतनी ही आबादी है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, सभी को बराबर जो है रोजगार मिला हुआ है, नौकरी उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो ऐसा जो सुखमय जो जीवन होता है, ऐसी जो स्थिति होती है, इसी को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। अनुकूलतम जनसंख्या से प्राय बच्चों किसी क्षेत्र या प्रदेश की जनसंख्या से है जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, अधिकतम उत्पादन संभव होता है तथा प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर जो होता है बच्चों उच्च होता है, ठीक है। लोगों की कमाई का जरिया जो उच्च होता है और जो अधिकतम आर्थिक कल्याण संभव होता है। संक्षेप में हम कहे, जब किसी समय व परिस्थिति विशेष में जिसमें प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होता है, अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है। यह जो आदर्श जनसंख्या की स्थिति है। यहाँ से प्रोफेसर डाल्टन महोदय लिखते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम जो प्रदान करती है। मतलब जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो अधिकतम प्रदान करती है, लोगों को जो अधिकतम रोजगार देती है, अधिकतम लाभ कमाने का अवसर देती है। तो ऐसी स्थिति को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे, जो कि है कि प्रजाति क्या है बच्चों, उसके बाद है चलवासी पशुचारण क्या है। यह क्वेश्चन शॉर्ट नोट में काफ़ी बार पूछा गया है। फिर है बच्चों कि मकानों के प्रकार क्या हैं। उसके बाद भोटिया जो जनजाति है उसके बारे में समझेंगे। फिर कि ग्राम से नगर को स्थानांतरण, ठीक है, जिसको मिग्रेशन बच्चों कहते हैं। प्रवासन क्या है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जो है बसना, इसको हम प्रवासन कहते हैं। उसके बाद है कि मानव भूगोल की शाखाएं, तो शाखाएं बच्चों मैंने इसकी करा दी हैं। उसके बाद है पर्यावरण समायोजन, इसको भी हम कराएंगे यहाँ से। फिर यहाँ से हमारा सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 4 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले बच्चों प्रजाति क्या है इसको समझ लीजिए जल्दी से। तो मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति बच्चों एक जैविकीय और पराग शास्त्रीय संकल्पना है और इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति जो है माना जाता है। मतलब जो है बच्चों प्रजाति क्या है, प्रजाति बच्चों जो है विशिष्ट जो है लक्षण होते हैं किसी जीव के, किसी मनुष्य के, किसी जंतु के, जैसे कि कोई जो है कलर में कैसा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो ये जो विशिष्ट बच्चों जो लक्षण होते हैं इसी को हम प्रजाति कहते हैं। यहाँ से क्रोबर महोदय लिखे हैं कि प्रजाति एक जो है प्रमाणिक पराग शास्त्रीय अवधारणा है या एक जो है समूह है जो वंशानुक्रम, वंश, प्रजातीय गुण, उपसमूह के द्वारा जुड़ा हुआ है और यह जो है सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा जो है नहीं है। अगली परिभाषा प्रोफेसर बलास महोदय लिखे हैं, ये कहते हैं कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति, मतलब उसका आकार कितना है, छोटा है कि बड़ा है, एवं शारीरिक जो लक्षण हैं, ठीक है, शारीरिक जो लक्षण है उसके आधार पर किया जाता है, इसी को हम प्रजाति कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा बलास महोदय लिखे हैं, ये परिभाषा आपको याद रखना है। अब यहाँ से बच्चों रंग के आधार पर, त्वचा के आधार पर प्रजातियों का जो वर्गीकरण है इसको भी समझ लीजिए। अब प्रजातियों को वर्गीकरण पूछेगा तो यही चीज आपको यहाँ से लिखना है। जैसे कि काकेसाइड अर्थात जो है श्वेत रंग वाली प्रजातियाँ, सफेद रंग वाली प्रजातियाँ, फिर है मंगोलाइड मतलब जो है पीले रंग वाली प्रजातियाँ, फिर है निग्रोइड मतलब जो है काले रंग वाली प्रजातियाँ, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसमें अगला आपका क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचारण क्या है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट में जो है बनता है। तो चलवासी जो है पशुचारण का अर्थ होता है बच्चों कि पशुओं को चराने के लिए चलना या फिर जो है घूमना, इसी को हम चलवासी पशुचारण जो है कहते हैं। इसमें जो है पशुचालक जो होता है मतलब पशुओं को जो चराने वाला होता है अपने जो है पशुओं को घास चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। या एक जो है पारंपरिक तरीका है जिससे पशु प्राकृतिक घास फूस खाकर अपना पोषण जो है प्राप्त करते हैं। सिंपल सी परिभाषा है बच्चों, और भी यहाँ से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार चलवासी पशुचरण वह प्रक्रिया है जिसमें पशुचालक अपने पशुओं को चराने के लिए घूमते हैं ताकि वे प्राकृतिक घास जो है खा सके। तो इतनी बच्चों परिभाषा है इसकी चलवासी पशुचारण की। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन की प्रवासन क्या है बच्चों, इसको हम इंग्लिश में मिग्रेशन कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं, मिग्रेशन, इसको हम इंग्लिश में बच्चों मिग्रेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। प्रवासन, प्रवासन का बच्चों अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या फिर जो है समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या जो अस्थायी से स्थानांतरित जो है करना। मतलब जो है कोई व्यक्ति का या फिर कोई समूह का एक स्थान से जाकर के दूसरे स्थान पर बसना, इसी को हम प्रवासन कहते हैं। या बच्चों स्थानांतरण देश के भीतर भी हो सकता है, एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, हमने देखा होगा कुछ लोग जो है एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में बस जाते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी की शादी हुई, ससुराल में और कोई नहीं है लेने के लिए संपत्ति, तो वहाँ जाकर के वहाँ बस जाते हैं। अभी कोई और कारण है, कहीं भी दूसरे स्थान पर कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया है तो जाकर के वहाँ रहने लगता है। तो ये क्या है बच्चों, ये प्रवासन है। और कुछ लोग जैसे कि कोई इंजीनियर वगैरह है तो मान लो भारत में कम उनको पैसे मिल रहा तो किसी बाहरी देश चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये बच्चों प्रवासन है, ठीक है। और भी प्रवासन का उदाहरण है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन करते हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छे रोजगार मिलते हैं शिक्षा के लिए। तो जो पलायन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, तो ये भी बच्चों प्रवासन ही कहलाता है, ठीक है। यदि हम साधारण शब्दों में हम कहें, बहुत ही सिंपल शब्दों में हम कहें, तो जब कोई व्यक्ति अपने रहने की जो जगह है उसको छोड़कर कहीं और रहने जाता है उसको बच्चों हम प्रवास कहते हैं। प्रवास और प्रवासन बच्चों दोनों एक ही चीज है, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों प्रवासन के जो प्रकार हैं इसको भी समझ लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। तो प्रवासन बच्चों जो है दो प्रकार का होता है। एक होता आंतरिक जो है प्रवास, मतलब जो आंतरिक मतलब होता अपने देश के अंदर ही प्रवास। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपने देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसता है, रहता है, तो ऐसी स्थिति को हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। जबकि दूसरा जो इसका जो प्रकार है बच्चों अंतरराष्ट्रीय प्रवास है। मतलब जो है जब कोई व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में जाकर के बसता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाकर जब कोई व्यक्ति बसता है तो इसको हम अंतरराष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है
कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं या फिर आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं, या फिर पूछ लेगा कि प्रवास किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। तो ये मत कहिएगा कि मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से हम लेके आए हुए हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो कि प्रवासन के बहुत सारे बच्चों इसके उदाहरण हैं, ठीक है। किस लिए जाते हैं, जैसे कि नौकरी के लिए किसी शहर से दूसरे शहर जो है जाना, मान लो आपको यहाँ पर कम जो है पैसे मिलते हैं तो आप जाकर के दूसरे स्थान पर जो है जॉब करने लगोगे, तो ये भी भैया प्रवासन ही होता है। फिर है लोग शिक्षा के लिए जो है विदेश जाते हैं, और विद्यार्थी जो है बच्चों शिक्षा के लिए हमने देखा होगा विदेश भी जाते हैं, या फिर जो है ग्रामीण से जा कर के जो शहरों में बसते हैं ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, तो ये भी बच्चों एक प्रकार का प्रवासन ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रवास जीवन का एक सामान्य हिस्सा है जो विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, बेहतर जो है जीवन शैली। तो बच्चों ये जो है जो प्रवास है इसके कारण क्या हैं, तो बच्चों मैंने प्रवास आपको बताया, इसके जो है प्रकार बताएं। अब आप कहोगे कि इसके आपने कारण तो बताया नहीं सर, तो कारण भी मैंने आपको साथ में बताए हैं, ठीक है। जैसे कि रोजगार, शिक्षा, बेहतर जीवन शैली, तो इसके बच्चों कारण हैं, क्योंकि रोजगार के लिए भी जो है कोई भी जो है लोग अच्छे रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके क्या हैं बच्चों, ये सब इसके कारण हैं। चलिए अब यहाँ से बस्ती क्या है, बस्ती का अर्थ समझ लीजिए बच्चों, बस्ती को हम सेटलमेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो बस्ती का अर्थ होता है बच्चों एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग एक साथ रहते हैं और एक सामाजिक समूह होता है जिसमें लोग अपने घरों में रहते हैं और एक समुदाय के रूप में जो है जुड़े होते हैं, इसी को हम बस्ती कहते हैं। बस्ती के प्रकार भी एग्जाम में पूछा गया काफ़ी बार। तो बस्ती बच्चों दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामीण बस्ती, दूसरी होती है शहरी बस्ती। तो ग्रामीण जो बस्ती होती है या बस्ती बच्चों जो है वह बस्ती होती है जो गांव में होती है, और यहाँ पर बच्चों खेती बाड़ी, पशुपालन जैसे कार्य है किए जाते हैं। और ग्रामीण बस्तियाँ बच्चों जो छोटी होती है और कम घनी होती है, मतलब इसमें लोगों की संख्या कम होती है, ठीक है। जबकि शहरी जो बस्ती होती है बच्चों, या बस तो जो ये जो बस्ती होती है शहरों में होती है, और जहाँ लोग जो है विभिन्न व्यवसाय करते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, सेवाओं में लगे होते हैं। और शहरी बस्तियाँ बच्चों अधिक घनी होती हैं, वहाँ पर काफ़ी आबादी होती है और विकसित होती हैं। तो ये थे इनके प्रकार। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मकानों के प्रकार, ठीक है। तो मकानों के प्रकार देख लीजिए, ये सारे मकानों के प्रकार हैं, ठीक है। तो आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया गया है। छोटा आश्रय, छोटा मकान, झोपड़िया, ये भी मकान का प्रकार है। एक मंजिला मकान, दो मंजिला मकान, तीन मंजिला मकान, अन्य मकान जो के आकारों के मकान, ये सब क्या है, मकानों के बच्चों जो है प्रकार हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रामीण और नगरीय जो अधिवास है, ठीक है, इसके जो प्रकार और इसके जो प्रतिरूप का वर्णन कीजिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो दोनों को हम ग्रामीण जो अधिवास है इसके प्रकार और जो नगरीय अधिवास है इसके प्रकार, इसके जो प्रतिरूप हैं इसको हम विस्तार से कराएंगे यहाँ से। तो ग्रामीण बच्चों अधिवास क्या है, रूरल जो है सेटलमेंट क्या है, तो ग्रामीण अधिवास बच्चों जो है वे स्थान होते हैं जहाँ लोग मुख्यतः कृषि मतलब खेती और उससे जुड़ी जो गतिविधियाँ हैं उसमें लगे होते हैं। यह अधिकांश जो है प्राकृतिक संसाधनों के जो है निकट होते हैं और जनसंख्या घनत्व नगरीय क्षेत्रों की तुलना में जो है कम होती है। मतलब जो है ग्रामीण जो अधिवास होता है यहाँ पर जो है लोग अधिकतर खेती से जुड़े होते हैं, यहाँ पर खेती मेन व्यवसाय है, उसी से जुड़े होते हैं, पशु पालते हैं, और जो है यहाँ की जो आबादी होती है बच्चों ये जो है कम होती है। अब यहाँ से शहर की तुलना में इसके प्रकार देख लीजिए ग्रामीण जो अधिवास के, जैसे कि एकल जो है अधिवास, सिंगल जो है सेटलमेंट, मतलब जो है एकल घर या जो है परिवार का अधिवास, मतलब जो है जैसे कि खेती के बीच एकल कुटिया। उसके बाद दूसरा इसका जो प्रकार है सामूहिक अधिवास, जिसको हम घरों का समूह जो एक साथ जो है बना होता है, जैसे कि गाँव। फिर है रेखीय अधिवास, जैसे कि सड़क, नदी या अन्य जो है मार्ग किनारे बने जो घर की पंक्ति होती है इसको हम रेखीय अधिवास कहते हैं। तो ये थे इसके प्रकार। अब इसके प्रतिरूप क्या है बच्चों, जैसे कि गांव का केंद्र, तो गांव के केंद्र में जैसे कि मंदिर, चौपाल, स्कूल आदि होते हैं, और आसपास जो है कृषि भूमि, मतलब जो है घरों के पास जो है आसपास खेते होते हैं, खेत वगैरह खेती की जाती है। फिर है सड़कें, तो मुख्य जो है मार्ग और जो है गली नुक्कड़ जो होती हैं। अब बच्चों नगरीय अधिवास क्या है,
नगरीय अधिवास बच्चों वे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या अधिक होती है और लोग विभिन्न व्यवसाय, उद्योग, सेवाओं में जो है लगे होते हैं। ये क्षेत्र बच्चों आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से के जो है केंद्र होते हैं। ठीक है, यहाँ आबादी जो है ग्रामीण की तुलना में जो अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं, घनी आबादी होती है। इसके प्रकार के हम बच्चों बात करें नगरीय अधिवास की, ठीक है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन शहर, मतलब जो हमने देखा होगा शहर वगैरह में जो है मेट्रो लाइन जो कि हो गई है, तो ऐसे शहर, बड़े और जो विकसित शहर जैसे कि दिल्ली और जो मुंबई। फिर है मध्यम आकार के शहर जैसे कि औद्योगिक और जो प्रशासनिक केंद्र। फिर है छोटे शहर जैसे कि सीमित जनसंख्या और सुविधा वाले शहर। तो थे इसके प्रकार। फिर यहाँ से इनके हम प्रतिरूप की बात करें जैसे कि नगरीय केंद्र, तो व्यापारिक क्षेत्र और जो है बाजार, कार्यालय, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आवासीय क्षेत्र भी हैं जैसे कि आवासीय कॉलोनियाँ, फ्लैट्स। औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि फैक्ट्री या उद्योग धंधे भी वहाँ पर होते हैं। सड़क एवं परिवहन नेटवर्क की बात करें तो सड़कों, रेलवे, मेट्रो आदि का जाल जो है वहाँ पर होता है। अब यहाँ से इस प्रकार हम और भी इसके विस्तार में थोड़ा सा हम कहें इनके बीच में, तो इस प्रकार जो है ग्रामीण जो अधिवास है बच्चों, जो गांव का अधिवास है, ठीक है, यह प्राकृतिक और कृषि पर आधारित होता है, जबकि नगरीय जो अधिवास है बच्चों ये आर्थिक, औद्योगिक सेवाओं पर आधारित होता है। दोनों के अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप उनके कार्य, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो भिन्न होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों समायोजन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है बनता है। तो समायोजन का बच्चों अर्थ होता है, ठीक है, ये समायोजन पूछा है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन बन सकता है कि वातावरण जो है समायोजन, वातावरण जो है समायोजन। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन का आंसर बच्चों सेम ही रहेगा। तो वातावरण समायोजन का बच्चों अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ तालमेल बैठाना या फिर उसी के जो है अनुकूलित होना। ठीक है, मतलब जो है वातावरण के साथ जो है तालमेल बिठाना ही समायोजन होता है। यह जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावनाओं, सोच, आचरण को अपने वातावरण, परिस्थितियों और बदलाव के अनुरूप जो है ढालता है, ताकि वह जो अपना जीवन है उसको सुखपूर्वक और संतुलित जीवन जो है वह जी सके। इसी को हम समायोजन जो कहते हैं। इसकी हम विशेषताओं की बच्चों बात करें, ठीक है, तो एक जो है सतत और गतिशील प्रक्रिया है। इसमें जो है व्यक्ति अपने अंदर बाहरी वातावरण में जो है आवश्यक परिवर्तन करता है और जो है समायोजन से व्यक्ति मानसिक शांति, संतुलन, सामाजिक स्वीकृति जो है प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चों, ठीक है, किसी जो है एक विद्यालय जो है कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद छात्र अपनी पढ़ाई की प्रणाली, नए मित्रों, शिक्षकों के साथ जो है तालमेल बिठाता है, ठीक है, व्यवहार बनाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, समायोजन जो है कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो है जो प्राकृतिक जो वातावरण जो समायोजन है, प्राकृतिक के साथ जो है तालमेल बिठाना, उसी के अनुकूल जो है रहना, ठीक है, उसी को हम प्राकृतिक जो है समायोजन कहते हैं, वातावरण जो है समायोजन कहते हैं। अब यहाँ से अगले इसमें जो क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के विकास पर एक निबंध लिखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद है सांस्कृतिक प्रसारण क्या है, इसको समझेंगे। फिर है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या नीति का आपको जो है वर्णन करना है। उसके बाद बच्चों सेक्शन आपका सी आएगा, इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों मानव भूगोल के विकास एवं परिभाषा को समझ लीजिए इसके। तो मानव भूगोल के विकास का श्री गणेश 19वीं शताब्दी में हुआ और इस जो शताब्दी में अनेक भूगोलवेताओं का जन्म हुआ, जिन्होंने मानव भूगोल के उत्थान एवं विकास के लिए अपना जीवन जो है न्यौछावर किया। वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रटजल हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है एंथ्रोपोजियोग्राफी है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव था और उस पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन जो है किया गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ परिभाषाएं समझ लीजिए। तो मानव भूगोल की परिभाषा जैसे कि फ्रेडरिक रटजल ने दिया है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित हैं, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। सैंपल लिखते हैं कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ से गठन महोदय भी लिखे हैं कि मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों, मानवीय गुणों के भौगोलिक वातावरण से संबंधों की प्राकृतिक और उसके विवरण का जो है अध्ययन है। मतलब जो है भैया सभी का कहना मतलब वही है कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल बच्चों मनुष्य और जो पर्यावरण है उसके बीच जो अंतर संबंध है
उसी के इसमें हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। अब यहाँ से इसका थोड़ा सा विकास पर आप निबंध देख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निबंध लिखिए इसके मानव भूगोल के विकास पर। तो मानव भूगोल का विकास बच्चों 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। प्रारंभ में इसे जो है प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा माना जाता था, परंतु बाद में मानव समाज के भौगोलिक विवरण, संस्कृत, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों को मुख्य जो है विषय बनाया गया। जैसे जैसे समय बीतता हो गया, मानव भूगोल ने मानवीय व्यवहार, राजनीतिक सीमाओं, शहरीकरण, जनसंख्या प्रवृत्तियों आदि पर जो है ध्यान दिया। और आधुनिक मानव भूगोल आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय लक्ष्यों को जोड़कर जटिल और व्यापक क्षेत्र जो है बन गया। यह जो है आज का महत्वपूर्ण भूगोल का हिस्सा है, जो मानव और जो है पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन जो है करता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से सांस्कृतिक जो है प्रसारण क्या है, ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। तो सांस्कृतिक बच्चों प्रसारण का अर्थ होता है कि संस्कृत के जो तत्व हैं उसका जो है एक व्यक्ति से या फिर जो है एक समाज से दूसरे समाज तक जो है फैलाना, इसी को हम जो है सांस्कृतिक प्रसारण कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों जो है भाषा, विश्वास, कला, रीति रिवाज, तकनीकी आदि इसमें शामिल है। मतलब जो है सांस्कृतिक प्रसारण का मतलब होता है कि अपनी संस्कृति के जो तत्व हैं, ठीक है, जो भाषा है, जो रीति रिवाज है, जो विश्वास है, ठीक है, जो कला है, उसको जो है एक व्यक्ति से या फिर एक समूह से दूसरे समूह तक फैलाना या फिर पहुंचाना, इसी को हम सांस्कृतिक प्रसारण कहते हैं। और सांस्कृतिक प्रसारण से जो है नया ज्ञान, विचार जो है फैलता है, जिससे संस्कृतियों में जो है बदलाव, विकास होता है, या मानव समाजों को एक दूसरे से जोड़ता है और वैश्विक सांस्कृतिक समृद्धि में जो है योगदान ये जो है देता है। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन था कि भारत की वर्तमान जनसंख्या नीति का आपको जो है वर्णन करना है। यह क्वेश्चन काफी बार जो है पूछा गया है, तो इसको भी समझ लीजिए जल्दी से। तो भारत की वर्तमान बच्चों जनसंख्या नीति का जो लक्ष्य है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है, विकास को जो है संतुलित करना है। इसमें बच्चों जो है परिवार नियोजन, प्रसार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की जो है उपलब्धता बढ़ाना है, मातृ शिशु स्वास्थ्य को सुधारना है, इसमें शामिल है। नीति में 2 बच्चे तक सीमित रखने पर जो है बल दिया गया, ताकि जो है संसाधनों का उचित जो है उपयोग हो सके। सरकार विभिन्न जो है योजनाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रही है, जिससे देश का आर्थिक, सामाजिक जो विकास है बेहतर हो। यह जो है नीति टिकाऊ विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से मानव भूगोल का बच्चों उद्देश्य, इसका क्षेत्र, ये सब मैंने आपको करा दिए हैं। अब यहाँ से अगला देखिएगा कि मानव भूगोल में संभववाद की संकल्पना, ये भी मैंने आपको कराया है। उसके बाद थारू जनजाति, एस्किमो जनजाति की जीवन पद्धति, इसको समझेंगे। अधिवासों की उत्पत्ति, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इस सभी क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो यहाँ से कुछ जनजाति है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। इसमें बच्चों जो है 4 से 5 जनजातियों के बारे में हम कराए दे रहे हैं, और आशा करता हूँ कि इससे बाहर कोई भी जनजाति नहीं पूछी जाएगी। पहली बच्चों जनजाति है, जो कि जनजाति जो कि इसमें आपकी जो सिलेबस है, इसमें विश्व लेवल की जनजाति है, और जो है भारत में जो जनजाति पाई जाती है, इन दोनों के बारे में दिया हुआ है यूनिट 7 और जो है यूनिट 8 में। ठीक है, तो हम दोनों में से जो कि जनजातियाँ कराए दे रहे हैं, 2-2 करके जनजाति दोनों भारत की और जो है विश्व में जो पाई जाती हैं बाहरी देशों में। तो पहली भील जनजाति बच्चों, ये तो भारत में ही पाई जाती है। ठीक है, भील भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। भील जनजाति कौन है भैया? यह भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य भारत में जो है निवास करती है। अब इसका निवास स्थान पूछता है एग्जाम में, तो ये जो है मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। इसके हम इतिहास की बात करें बच्चों, तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द जो कि बिल्लो, इससे हुई है, जिसका अर्थ होता है कि धनुष होता है। मतलब जो है भील जनजाति के जो लोग हैं, ये लोग जो है धनुर्धर माने जाते हैं, ये कुशल है, मतलब ये लोग धनुष जो है चला लेते हैं। इनके हम अर्थव्यवस्था की बात करें बच्चों, तेज है मुख्य रूप से कृषि करते हैं, पशु पालते हैं, वन उत्पादक के संग्रह पर जो है निर्भर रहते हैं। इनके हम कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो भील समुदाय में गवरी नृत्य जो है, जो नाच है, और जो है मंगोलिया जो मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी भाषा बच्चों भीली है, और जिसमें जो है इंडो आर्यन भाषाओं का प्रभाव जो है दिखता है। उसके बाद अगली जो जनजाति बच्चों थारू जनजाति है, ये भी भारत की जनजाति है।
थारू जनजाति के बच्चों जो निवास क्षेत्र है उत्तराखंड के तराई प्रदेश के पश्चिमी भाग में नैनीताल जिला, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी से लेकर पूर्व में गोरखपुर और नेपाल की सीमा तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र बच्चों हिमालय क्षेत्र, पदीय शिवलिक क्षेत्र में नैनीताल, गोंडा, खीरी, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, पीलीभीत, बहराइच, बस्ती जिले में है। थारू जनजाति का बच्चों सबसे अधिक जो जमाव है नैनीताल जिले के बिलहारी, परगमा की नानकमता, किलपुरी, टकनपुर बस्तियों के आसपास जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ये था इनका जो है निवास स्थान थारू जनजाति का। अब इसमें बच्चों अगली जो जनजाति है, अब यहाँ से बच्चों बुशमैन जनजाति के बारे में समझ लीजिए। यह बच्चों जो कि कह सकते हो विश्व की जनजाति है। ठीक है, यह बच्चों दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक खानाबदोश एवं अखेटक जाति जो है निवास करती है। मतलब जो है ये जो जनजाति है बच्चों ये कालाहारी मरुस्थल में जो है पाई जाती है। ये बच्चों खानाबदोश और अखेटक जाति जो है इसको माना जाता है। ठीक है, ये शिकार करके खाती है, खानाबदोश के स्थान पर दूसरे स्थान पर जाकर बसती है। वर्तमान में बच्चों इन लोगों का जो निवास है प्रायः 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 जो है दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, किंतु कुछ जो है शताब्दियों पूर्व ये बेटो लैंड, नेपाल, दक्षिणी रोडेशिया, पूर्वी जो है टंकानिका तथा जो पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर जो है फैले हुए थे। बाद में जैसे जैसे कृषक जातियों ने अपने क्षेत्र का अधिकार किया, ये जो है खिसकते हुए केवल जो कि बेचुआना लैंड तक ही जो है सीमित रह गए। वर्तमान में बच्चों इनकी जो आबादी है ये जो है 10,000 से भी जो है कम जो है रह गई है। अब यहाँ से अगली जनजाति देखिएगा बच्चों, मसई जनजाति है, किर्गिज जनजाति है। तो मसई बच्चों जनजाति समूह में रहते हैं। परिवार के पास एक झोपड़ी होती है और एक समूह में 40 से लेकर के जो है 60 झोपड़ियाँ होती हैं और इसकी झोपड़ी लंबी घास, बांस आदि की एक जो है फीट मोटी छत, ये जो लोग जो है छत बनाते हैं बांस की, और जिसमें जो है गोबर मिट्टी का लेप जो है चढ़ा देते हैं, जिससे हवा प्रकाश के लिए जो है छिद्र जो है भी जो है ये लोग बना देते हैं। इस तरह से लोग रहते हैं। फिर है किर्गिज जनजाति है। किर्गिज बच्चों लोग जो है झुंड बनाकर ये जनजाति रहते हैं और पिता का जो है पूरे परिवार पशुओं पर अधिकार होता है इसमें, और एक जाति का निर्माण कई परिवार मिलकर जो है करते हैं। ठीक है, शादी विवाह बच्चों एक झुंड के लोग दूसरे झुंड से जो है कर सकते हैं। ये किर्गिज जनजाति है। अब इसमें बच्चों अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा बच्चों, इसको जरूर समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि भौगोलिक स्थल आकृति, तो जनसंख्या वृद्धि बच्चों जो है जब देखा जाता है, जनसंख्या का जब वितरण देखा जाता है तो जनसंख्या का वितरण का मतलब होता है कि जनसंख्या कहाँ कहाँ पर बसी हुई है, क्यों बसी हुई है, उसके वितरण में है यही चीज़ तो हम देखते हैं। तो जाहिर सी बात है भैया, जहाँ पर पानी की उर्वरता होगी, अच्छी भूमि होगी कृषि करने के लिए, वहीं पर जाकर जो कि आबादी बसी होगी। तो वही चीज़ इसमें इसका वितरण, इसके घनत्व को हम समझेंगे। जैसे कि भौतिक जो स्थल आकृति, तो समतल और जो उपजाऊ मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो है मैदान। फिर है पहाड़ी पठारी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसमें जनसंख्या घनत्व कम होता है, जैसे कि हिमालय, सहारा, रेगिस्तान। फिर बच्चों जो है जलवायु, जैसे कि अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र, जैसे कि मध्यम तापमान, पर्याप्त वर्षा में जनसंख्या जो घनत्व होता है बच्चों अधिक होता है, जैसे कि पूर्वी जो है यूरोप। फिर अत्यधिक जो है ठंडे, जैसे कि साइबेरिया, गर्म जो है सहारा, आर्द्र जो है अमेजान जो कि क्षेत्र में जनसंख्या की जो घनत्व होता है बच्चों कम होता है। मतलब जो है जिस प्रकार से क्लाइमेट होगा, जिस प्रकार से वहाँ से संसाधन होंगे, उसी प्रकार से बच्चों जनसंख्या का वितरण है। फिर है यदि हम जल के संसाधन के हिसाब से हम देखें, जैसे कि नदियों, तो झीलों और जो है जल स्रोतों के पास बसे क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है अधिक होता है, जैसे कि नील नदी, गंगा नदियों की जो है घाटियों पर। फिर है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व जो है बच्चों कम होता है, जहाँ पर पानी की दिक्कत होती है, जाहिर सी बात है। फिर बच्चों यहाँ से कि विश्व में जनसंख्या के वितरण घनत्व को जो है प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अब ये भी समझ लीजिए। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसके कारक भी बताइए। तो पहला इसका बच्चों कारण है औद्योगिकरण। तो जहाँ बच्चों उद्योग अधिक हैं, मतलब जो उद्योग धंधे हैं जहाँ पर अधिक हैं, वहाँ रोजगार के अवसर भी जो अधिक होते हैं, जिससे जनसंख्या घनत्व जो है बढ़ता है। जाहिर सी बात है बच्चों,
जहाँ पर उद्योग धंधे होंगे तो लोग नौकरी करने के लिए वहाँ पर जाकर जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या का वितरण घनत्व अधिक हो जाएगा, जिससे जनसंख्या घनत्व जो है बढ़ता है, जैसे कि मुंबई वगैरह। फिर है कि कृषि विकास, ये भी इसका बच्चों कारण है, जैसे कि उपजाऊ भूमि, आधुनिक जो है तकनीकी वाले जो क्षेत्रों में अधिक जो है लोग बसते हैं, जैसे कि गंगा मैदान, नील घाटी। फिर है परिवहन एवं जो है संचार, मतलब जहाँ अच्छी परिवहन हो और संचार की सुविधाएं अच्छी हो, क्षेत्रों में व्यापार उद्योग सेवाएं जो विकसित हो तो वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व जो अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद है अगला इसमें जो क्वेश्चन बच्चों कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। यह क्वेश्चन एग्जाम में जो कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में पिछले 3 वर्षों से प्रॉपर पूछा जा रहा है, तो इसको भी मैंने जो उठाकर इसमें रख लिया है। ठीक है, तो इसको भी समझ लीजिए। तो जनसंख्या बच्चों वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उच्च जो है जन्म दर। तो भारत में बच्चों जन्म दर जो है भिन्न है, जिससे जो है जनसंख्या में तेजी से जो है वृद्धि होती है। ठीक है, फिर है मृत्यु दर में जो है कमी, मतलब जो है चिकित्सीय सुविधाएं हो गई हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु जो दर है बच्चों कम हो गई है, जिससे लोग जो है अधिक जो है समय तक जीवित रहते हैं, फिर लोग अधिक जीवित रहते हैं, मरने वालों की संख्या जो है कम होती है। फिर है कृषि प्रधान जो है उद्योग, मतलब जो है कृषि आधारित समाज में अधिक जो है बच्चे होना जो है माना जाता है, क्योंकि ये परिवार की आर्थिक जो है सहायता करते हैं। फिर है शिक्षा होना और जो है जागरूकता की कमी, मतलब जो है शिक्षा की कमी या जागरूकता की कमी, मतलब जो है परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण के पर जागरूकता कमी होने के कारण परिवार में अधिक बच्चे होते हैं। फिर है धार्मिक और सांस्कृतिक के कारण है, क्योंकि कुछ लोग जो है जो बच्चों को जो है ईश्वर की देन मानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अल्लाह की देन है, तो इस तरह से भी जो है आबादी बढ़ती है। फिर है अगला इसमें जो कारण बच्चों युवा सूची का जो है प्रतिशत अधिक, मतलब जो है भारत में युवाओं की संख्या अधिक है, जिससे जन्म दर भी जो है अधिक रहती है। फिर है शादी की उम्र कम, मतलब भारत में कई जगहों पर लड़कियों की जो उम्र है बच्चों ये जो है कम उम्र में जो है शादी होती है, जिससे जन्म लेने वालों की संख्या जो है बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जनसंख्या वृद्धि के कारण तो आप ऐसे भी बना के ले सकते हैं, कोई ज़्यादा ये क्वेश्चन कठिन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिलेगा। पिछले 2 वर्षों से यह क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, जेएनयू बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इसमें शॉर्ट नोट के तहत क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सांस्कृतिक बच्चों भूदृश्य संकल्पना का जो मुख्य आधार है मानव और जब प्रकृति के बीच अंतःक्रिया है, और जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं तकनीकी कौशल का उपयोग करके प्राकृतिक जो वातावरण है जैसे कि मैदान पहाड़ वन, इसमें जब कोई परिवर्तन लाता है और जो नए स्वरूप जो उभरता है उसी को बच्चों हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। मतलब जो है मनुष्य जब कोई प्राकृतिक जो वातावरण है जैसे कि मैदान है पहाड़ है फिर कोई वन है, इसमें जब कोई परिवर्तन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई जो है जंगल है कहीं पर, तो मनुष्य उसको काट कर वहाँ पर खेती करने लगे, तो ये जो परिवर्तन उभर के जो नया आता है सामने, तो इसी को हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। फिर आगे यहाँ से लिखा हुआ है कार्ल जो सावर हैं इनका क्या योगदान है बच्चों इसमें। तो अमेरिकी जो भूगोलवेत्ता हैं कार्ल सावर, इनको बच्चों जो है सांस्कृतिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने 1925 में अपनी पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, इसमें इन्होंने जो है जो सांस्कृतिक भूगोल है उसका जो है तर्क इन्होंने दिया। ठीक है, तो उनके अनुसार प्राकृतिक बच्चों भूदृश्य पर मानव द्वारा निर्मित आकृतियों जैसे कि खेत घर सड़कें, इसके अध्यारोपण से ही जो है सांस्कृतिक भूदृश्य जो है बनता है। मतलब जो है मनुष्य के द्वारा जब कोई प्राकृतिक जो है उसमें जब कोई बदलाव लाया जाता है, जैसे कि सड़कों का निर्माण कराया जाता है या फिर मनुष्य जब कोई घरों का निर्माण करता है, तो ये सब क्या है, ये बच्चों सभी सांस्कृतिक भूदृश्य जो कहलाते हैं। अब यहाँ से नागा जनजाति के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो बच्चों नागा जो जनजाति है उत्तर पूर्वी भारत, ये भारत में ही पाई जाती है, मुख्यतः जो कि नागालैंड और म्यांमार की सीमावर्ती पहाड़ियों में रहने वाले एक योद्धा और पारंपरिक जनजातीय समूह है जो अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इनकी बच्चों प्रमुख जो विशेषताएं हैं, ठीक है, मोरंग मतलब जो है युवा छात्रावास व्यवस्था है, झूम और सीढ़ीदार ये लोग खेती करते हैं, बांस लकड़ी के घर में रहते हैं और समृद्धि लोग जो गीत है नृत्य भी के लिए जो ये लोग जाने जाते हैं। ये लोग बहुत ही साहसी बच्चे होते हैं। ठीक है, वीरता को जो है विवाह के लिए जो है महत्वपूर्ण ये मानते हैं।
मतलब जो है जो लोग जो कि विवाह के लिए इनके जो कल्चर है कि विवाह के लिए जो है इनमें जो है वीरता होनी चाहिए, लोग जो है साहसी होने चाहिए, बलवान होने चाहिए, इनके जो है कल्चर में जो है लोग इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। अब यहाँ से अगला भी इसमें बच्चों क्वेश्चन है कि थारू और जो है एस्किमो की जीवन पद्धति की विवेचना कीजिए जनजातियों के बारे में। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से हम और भी आपको कराए दे रहे हैं। तो थारू बच्चों जो जनजाति है मुख्य रूप से भारत मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और नेपाल के तराई क्षेत्र के जंगलों में के मैदानों में जो है ये लोग रहते हैं। इनके हम आवास की बात करें थारू की, तो इनके बच्चे जो घर हैं, ठीक है, मिट्टी के, लकड़ी या जो घास फूस के बने होते हैं। ये दीवारों पर जो सुंदर चित्रकारी हस्तशिल्प के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। इनके हम अर्थव्यवस्था की बात करें थारू की, तो बच्चों इनका जो व्यवसाय है कृषि है, ठीक है, विशेषकर खेती, और जो पशुपालन भी है। ये लोग मछली भी पकड़ते हैं, शिकार करने में भी जो है लोग कुशल हैं। समाज की बात करें बच्चों तो थारू समाज में महिलाओं को बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त है। थारू जनजाति में बच्चों जो है मात्र सत्तात्मक जो है प्रथा का प्रभाव जो है देखा जाता है, क्योंकि यहाँ हम लोगों में क्या है पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, लेकिन जो थारू जनजाति है इसमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। फिर बच्चों इनका यदि हम खान पान की बात करें तो इनका बच्चों जो है चावल इनका प्रमुख भोजन है, साथ ही जो है मछली घोंगे भी जो है खाना ये लोग पसंद करते हैं। अब यहाँ से एस्किमो जनजाति के बारे में समझ लीजिए। ये बच्चों जनजाति, ठीक है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में जैसे अत्यधिक जो है ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है ये लोग रहते हैं। आवास की बात करें बच्चों तो जो है सर्दियों में बर्फ के घरों में रहते हैं जिन्हें इग्लू जो है कहा जाता है, और गर्मियों में बच्चों जो है खाल के बने जो तंबू होते हैं, ठीक है, उसमें रहते हैं। इतनी हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो खेती बच्चों जो है संभव ना होने के कारण इनका जो जीवन है पूरी तरह से शिकार पर निर्भर है। मतलब जो है क्योंकि ये लोग बर्फ पर रहते हैं तो पर खेती तो हो नहीं पाएगी, तो ये लोग जो है जानवरों को मारकर खाते हैं, ठीक है, और मछली वगैरह को जैसे कि सील जो कि मछली, व्हेल, ठीक है, ये सब जो है लोग शिकार करते हैं। यातायात की बात करें तेज है बर्फ पर चलने के लिए कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली सिलेज गाड़ी, पानी के जो है जो नाव है इसका उपयोग जो है लोग करते हैं। पहनावा की हम बच्चों बात करें तो ठंड से बचने के लिए ये लोग जो है जो कि जो सील की जो खाल होती है इसके बने दोहरे कपड़े जो पहनते हैं जिन्हें पारका कहा जाता है। निष्कर्ष में हम कहें बच्चों जहाँ थारू जनजाति तराई के अर्थ जलवायु में रहती है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाती है, वही एस्किमो जनजाति बच्चों जो है ये दुनिया की सबसे विषम ठंडे या फिर ठंड में केवल शिकार के भरोसे जीवित रहने वाली कला में जो है लोग जो है माहिर हैं एस्किमो जनजाति। अब बच्चों पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या है इसको समझ लीजिए। तो इस सिद्धांत का बच्चों आशा यह है कि विश्व के सभी भौगोलिक तत्व चाहे वे जड़ हो या फिर जो है चेतन हो, एक दूसरे से संबंधित है और इन तत्वों में कोई स्वतंत्र जो है इकाई नहीं है, इसलिए उनको पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। मतलब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका जो एक साथ ही अध्ययन करेंगे तभी हमको इनके बारे में जो है समझ में आएगा। और इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए हेम्बोल्ट महोदय लिखे हैं, क्योंकि ये जो सिद्धांत है हेम्बोल्ट ने ही दिया है, ये लिखे हैं कि संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा, एक ही जीव के जो है दर्शन होते हैं, जिनके कारण पृथ्वी की बाह्य भिन्नताओं के पीछे वैपकता और एकता है। उनका कथन है कि पृथ्वी एक तथा अकाट्य है, उनकी भिन्नताएं केवल प्रतिमान होती हैं, उसमें सत्यता नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिएगा स्थानांतरण बच्चों कृषि क्या है इसको समझ लीजिए। तो इसको बच्चों जो है हम झूम खेती भी कहते हैं या फिर एक आदिम कृषि पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों स्थानांतरित कृषि में, इसमें जो है वनों को काट कर या फिर उसको जलाकर भूमि पहले जो है इसको साफ की जाती है, फिर कुछ वर्षों तक जो है खेती की जाती है और फिर उर्वरकता जो है कम होने पर स्थान जो है बदल दिया जाता है। इसे जो है मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत जनजातीय क्षेत्र में जो अपनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी समस्याएं क्या है बच्चों स्थानांतरण कृषि की, जैसे कि वनों का जो है विनाश, क्योंकि बड़े पैमाने पर बच्चों जो है वनों को काटने और वन क्षेत्र की कमी हो जाती है, उनको जला दिया जाता है, जिससे जो है जैव विविधता का जो है नुकसान होता है। फिर है मृदा पर्तन, जाहिर सी बात है जब वनस्पति जो हट जाएगी, मिट्टी की ऊपरी परत जो कि नष्ट हो जाएगी तो मृदा जो क्षरण है अधिक होगा। फिर है कि पर्यावरण जो है असंतुलन, तो जलीय क्षेत्र जो कि जो क्षेत्र होता है नष्ट होते हैं
और मरुस्थलीकरण का खतरा भी जो है बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद अलाभकारी खेती, तो यह जो है पारस्परिक और अलाभकारी पद्धति है जिसमें उत्पादन जो है बहुत ही कम होता है। अब यहाँ से प्राथमिक जो है क्रियाएं क्या हैं इसकी परिभाषा समझ लीजिए। तो प्राथमिक क्रियाएं बच्चों वे आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनमें सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। ये क्रियाएं बच्चों मुख्य रूप से प्रकृति से प्राप्त चीजों पर जो है निर्भर करती हैं। प्राथमिक बच्चों क्रियाओं में जैसे कि कृषि करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, वनों से जो है उत्पादन प्राप्त करना, अखेट करना मतलब शिकार करना, भोजन संग्रहण करना इत्यादि कार्य जो है किए जाते हैं। इनमें जो है बच्चों लोग भूमि, जल, जंगल, जीव जंतु आदि जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है उपयोग करते हैं मनुष्य। ठीक है। अब यहाँ से अखेट एवं जो है भोजन संग्रह क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अखेट एवं भोजन संग्रह का अर्थ होता है कि मनुष्य के द्वारा भोजन हेतु सीधे प्राकृतिक साधनों जैसे कि वन्य पशुओं का शिकार करना तथा वन्य पौधे, फलों, कंदमूल आदि को जो है इकट्ठा करना, इसी को हम भोजन जो है संग्रह कहते हैं। यह बच्चों जो है सबसे प्राचीन जीवन यापन का तरीका है जिसमें लोग जंगलों में पशुओं का शिकार कर तथा वनों के जो फल होते थे, पत्ते, जड़ें, ठीक है, शहद आदि एकत्र करके अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे। प्रारंभ में मानव पूरी तरह से अखेट एवं जो है भोजन संग्रह पर निर्भर ही था और इस प्रणाली में उत्पादन के लिए ज़्यादा साधन तकनीकी की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ मानव ने कृषि, पशुपालन को अपनाया और अखेट एवं भोजन संग्रह की भूमिका जो है कम होती गई। ठीक है। एकदम संक्षेप में कहे तो अखेट क्या है, वन्य जीवों का जो है शिकार करना अखेट है। भोजन संग्रह क्या है, प्राकृतिक और जो वनस्पति है उसके संसाधनों का जो भोजन है उससे जो प्राप्त होता है उसको एकत्र करना, उसको हम भोजन संग्रह कहते हैं, भोजन को एकत्र करना। ये दोनों बच्चों क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं की सबसे प्रासंगिक अवस्था जो है मानी जाती है। अब इसमें सांस्कृतिक बच्चों प्रसार क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक समाज या समूह की जो संस्कृत है की जो विशेषता है या फिर जो अपनी कल्चर है उसको एक व्यक्ति से अभी एक समूह से दूसरे समूह में फैलाना, इसी को सांस्कृतिक हम प्रसार कहते हैं। फिर बच्चों आदिम निर्वाह कृषि क्या है, तो आदिम बच्चों निर्वाह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही खेती करता है। मतलब यह है आदिम बच्चों निर्वाह कृषि क्या है, इसमें जो किसान होता है अपनी जीविका मतलब जितना उसको परिवार में लगता है मतलब जो है अनाज उतना ही उत्पादन करता है, बेचने के लिए जो उत्पादन नहीं करता है। तो ऐसे ही जो है हम कृषि को हम आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है। वही परिभाषा लिखी हुई है। आदिम निर्वाह कृषि एक कृषि प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपनी परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही खेती करते हैं। इसमें उत्पादन का मुख्य जो उद्देश्य बच्चों बाजार में बेचने के लिए नहीं है बल्कि अपने परिवार के लिए भोजन और आवश्यक वस्तुएं ही जुटाना है। ठीक है। इसकी विशेषताओं की बात करें हम तो उत्पादन इसमें बच्चों सीमित होता है और अधिकता जो है नहीं होती है क्योंकि अपनी आवश्यकता भर ही इसमें उत्पादन किया जाता है। वो आधुनिक जो तकनीकों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। खेती के लिए साधन जो है सीमित होते हैं। यह प्रणाली बच्चों प्रायः ग्रामीण और जो पिछड़े क्षेत्रों में जो पाई जाती है। संक्षेप में हम कहे तो आदिम निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें किसान अपनी जीविका के लिए केवल उतनी ही फसल उगाते हैं जितनी उनकी परिवार की जरूरत होती है। यह कृषि बच्चों जो है प्रणाली बाजार आधारित नहीं होती है। सिंपल सी परिभाषा है, इतना आपको लिख देना है। तो इतने थे आपके क्वेश्चन जो कि वन शॉट की क्लास में मैंने आपको कराए हैं। आशा करता हूं कि आपने पूरी क्लास वॉच की होगी, इसी से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका बन के आएगा। बच्चों मैं आपको बता दूं इसका मैंने जो है पिछले साल 2025 का एक पेपर मैंने जो कि सॉल्व किया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। आप चाहे तो उसको भी जो है देख सकते हैं, नहीं तो इसी से आपका जो है 90% पेपर तो आपका कवर ही हो जाएगा। आप चाहे तो देख सकते हैं। फिर चैप्टर्स क्लासेज जो मैंने करा रखी हैं उसको भी आप चाहे तो एक दो बार जो है 2-3 यूनिट जो है उसको भी आप कवर कर सकते हैं। अन्य जितने भी सब्जेक्ट थे सारी क्लासें हमारी कंप्लीट हैं। आप जाकर के अपने सब्जेक्ट के अनुसार सारी की सारी क्लासें देख सकते हैं। चैप्टर वाइज भी वन शॉट की भी क्लास आप देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।